बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के तहायात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, जिन्होंने कौमी राज अफशा करना शुरू कर दिए हैं। जब वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त उन्होंने इस मुल्क की वफादारी का हलफ उठाया था, लेकिन उसके बावजूद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए बीमारी के बहाने, और वहाँ पर जाकर उन्होंने ना सिर्फ अदारों, हुकूमत और उसके साथ साथ जो कौमी राज थे उनको भी अफशा करना शुरू कर दिया है, और तनकीद का एक नया जो सिलसिला है वो अब जो है जारी हो गया है। इसी के ऊपर उनके रूहानी और सियासी बाप ज़िया-उल हक साहब के जो साहबजादे हैं एजाज़-उल हक साहब, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया और उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं, और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा, और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे, वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे और वो टाइम नहीं देते थे उनको। ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो। क्या 22 करोड़ अवाम मर गए इस मुल्क के? मैंने रातों रात अंदर बैठ के बम बना दिया, नहीं कौन सा नाम भी नहीं आता था, कभी टामा, कभी टोमा, कभी टीमी, और फिर साथ वाले से पूछ रहे हैं कि भाई क्या नाम था उस मिसाइल का जो आगे गिरा था। तो ये जो आज बता रहे हैं कि रात को 2:30 बजे मुझे ISI के चीफ का फोन आया और मुझे कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, मैं समझता हूं कि इससे डरपोक और इससे कमजोर वजीर आजम इस मुल्क को मिल ही नहीं सकता। ये बात है करने की। आप मुझे बताएं कि कभी अदारों ने भी टेलीफोन करके कहा कि जनाब वजीर आजम साहब आप शायद सो रहे होंगे, मुझे अपना इस्तीफा दे दें? इस कदर झूठ बोलते हैं। फिर मैंने एक अपने भाई की बात सुनी है, अभी ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा, कहने लगा हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया, 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई। अब अंदर की बात तो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि फौज का तर्जुमान हर बात के तो जवाब दे नहीं सकता। अगर वो इस बात में उलझ गए तो बाकी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? लाइन ऑफ कंट्रोल को कौन संभालेगा? अफगानिस्तान की बाढ़ को कौन संभालेगा? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, जिसमें आज भी हमारे मासूम अफवाज पाकिस्तान के वो जज्बाती कप्तान और लेफ्टिनेंट और सिपाही, जिनकी लाशें आज भी शहीद होकर आ रही हैं, और उनके वालिदैन की कुर्बानी देखें कि जिनकी माएँ ये कहती हैं कि एक और बच्चा हो तो उसको ही मैं सरहद पे भेजूं। तो जनाब हजरत मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कहने लगे कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बुलाया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जो कुछ मैं नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा हूं तुम इसके बीच में नहीं आना। मैं जनाब गफूर हैदरी साहब को यह कहना चाहता हूं कि तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ दे के ये बात कह दो, मैं सियासत छोड़कर चला जाऊंगा इस मुल्क से। आप कमाल की बात कर रहे हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। आपका क्या ख्याल है कि यहां कोई फौज का तर्जुमान खड़ा होकर, मैंने तो पहले कहा था DG ISPR साहब को कि जनाब आपको इनका जवाब नहीं देना चाहिए। ये जो लाइन लगा के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े होते हैं, और आज मैं वो टेलीफोन की लॉग बुक उठा के ले आऊं कि कितनी कॉलें ये करते हैं मुलाकात के लिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। और कितनी मुलाकातें की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या DG ISI से तो मिलना बहुत दूर की बात है। मैंने उनके करीबी रिश्तेदार के घर 6 मरतबा शहबाज शरीफ को अपनी आंखों से बैठे हुए देखा, और कसम उठा के कहता हूं मैं कि वो लोग मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो कल लाहौर के अंदर एक जलसे से खिताब कर रहे थे,
वो 2-2 दिन उनके घर के बाहर बैठे रहते थे, और वो टाइम नहीं देते थे उनको। वो तो बहुत बड़ी बात है। मैंने इनको देखा स्टेशन कमांडर लाहौर 1999 के कू के बाद, वो ब्रिगेडियर साहब के दफ्तर में वो लोग बैठे होते थे जो आज पाकिस्तान के बहुत बड़े जमहूरियत का आलम उठाकर खड़े हुए हैं कि जमहूरियत के लिए हम कुर्बानियां दे देंगे। यार तुम मतलब कोई थोड़ा बहुत, और फिर ये बयान देना कि हम तुम्हारा वो असर करेंगे जो अमेरिका की फौज का अफगानिस्तान में हुआ। तुम्हारी ये जुर्रत है कि तुम अफवाज पाकिस्तान के आगे बंद बांधने की कोशिश करो। क्या 22 करोड़ अवाम मर गए इस मुल्क के? तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर जो हो रही है, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये गौर करने की बात है। पहले इन्होंने उन मुजाहिदीन को, तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की, यहां पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू करवा दी। यहां तक कि खुद मौलाना फजल रहमान साहब मेरे साथ वाली कुर्सी में बैठते थे पार्लियामेंट के अंदर, खड़े होकर उन्होंने तकरीर की कि ये मरगला की पहाड़ियों तक दहशतगर्द पहुंच गए, किसी वक्त भी उतर जाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी फौज क्या कर रही है? और जब फौज मुतहरक हुई और आपने देखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग शुरू हुई, 80,000 लोग शहीद हुए। 48 में, 65 में, 71 की जंग में इतने लोग जो है वो शहीद नहीं हुए हमारे फौज पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के शहरी 80,000 से ज्यादा शहीद हुए। जनरल से लेकर, सर्जन जनरल से लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर और ब्रिगेडियर तक और मेजर तक कितने शहीद हुए जितने 65 की जंग में नहीं हुए, 71 की जंग में नहीं हुए। और वो जंग हमने लड़ी, हमारी फौज ने लड़ी और आज भी लड़ रही है। कौन था उसके पीछे? हिंदुस्तान था उसके पीछे, CIA था उसके पीछे, मुसाद थी उसके पीछे। ये तमाम एजेंसियां जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती थी, अल्लाह के फजलो करम से फिर वो हमारे कायदीन थे जो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड में बैठे हुए कोने के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब जब ये तकरीर करते थे 3-3 घंटे टेलीविजन के ऊपर, और कभी DG रेंजर्स को बुरा भला कहना, कभी किसी को बुरा भला कहना, और हशर ये हुआ कि आज कोई पाकिस्तान में उनका नाम लेने के बराबर। बेशक कि हमने गलती की कि पाकिस्तान बना दिया, खुद जाकर हिंदुस्तान के अंदर बोला उसको। इनको तो पता ही नहीं कि मुल्क कितनी कुर्बानियों से बना था। उसके बाद गुलबशन यादेव जैसे लोगों को भेज दिया इस मुल्क के अंदर। उसके बाद इन्होंने दहशतगर्दी शुरू करवा दी। आज कराची में भी अमन हो गया। अब इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं मौलाना साहब, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि 2.5 अरब से ज्यादा रकम पाकिस्तान के अंदर भेजी गई है